Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the symmetries and conservation laws. जी ये symmetries और conservation laws क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। आमतौर पर जब हम हैमिल्टोनियन की बात करते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हैमिल्टोनियन जब उसके ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई किया जाए और वो इनवेरिएंट रहे यानी वो कांस्टेंट रहे तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिमेट्री। तो अब ये जो सिमेट्रीज़ हैं अम, ये इनके नतीजे में कोई भी जो ऑब्जर्वेबल है ना वो कांस्टेंट ऑफ मोशन की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑपरेटर का जैसे अगर हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं, मोमेंटम अगर हमारा ऑब्जर्वेबल है, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज़ इक्वल टू द कम्यूटिंग ब्रैकेट प्लस उसके साथ हमारे पास इसका एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है टाइम का। तो हम कहते हैं कि अगर ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता टाइम पर और इसका हैमिल्टोनियन के साथ जो कम्यूटिंग ब्रैकेट है वो ज़ीरो आती है, तो फिर ऐसी सूरत में ये जो हमारा ऑब्जर्वेबल है ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। और कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब ये है कि इसके ऊपर हम जो मर्ज़ी भी ऑपरेट कर लें यानी ऑपरेटर कोई भी इसके ऊपर ऑपरेट करवा लें, ये इनवेरिएंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आम तौर पर जब हम इनवेरिएंस की बात करते हैं तो हम इनवेरिएंस को लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो इनवेरिएंस व्हिच इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ट्रांसलेशन तो उसको हम फिर टाइम ट्रांसलेशन इनवेरिएंस कहते हैं। और वो वेरिएंस जिसमें स्पेस के हिसाब से कोई चेंज नहीं आ रही होती या स्पेस के हिसाब से हमारा जो क्वांटिटी है ये ऑब्जर्वेबल है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांसलेशन इन द स्पेस कोऑर्डिनेट्स और ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो फिर हम उसको स्पेस ट्रांसलेशन इनवेरिएंस कहते हैं। तो आमतौर पर जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते थे तो हम ये देखते थे कि हर वो सिस्टम जो कि इनवेरिएंस है अंडर स्पेस ट्रांसलेशन, तो उसमें भी क्या होता है उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। और जब कोई सिस्टम इनवेरिएंट होता है अंडर रोटेशंस तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और इसी तरीके से जब आपके पास जो कोई सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इनवेरिएंस है यानी टाइम इनवेरिएंस है, तो फिर उसमें क्या होता है वो टाइम के साथ साथ उसमें जो क्वांटिटीज है वो कांस्टेंट रहती हैं। तो ये सिमेट्रीज और कंजर्वेशन लॉज जो हैं ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। और हाँ, अगर आपके पास टाइम के हिसाब से इनवेरिएंस आ रही है तो फिर इसका मतलब है एनर्जी सिस्टम की फिक्स्ड है और कंजर्व है। एनर्जी में आपके पास कोई वो नहीं होगा कि डिस्क्रिपेंसी आ जाए। तो इस पर्पस के लिए सबसे पहले फिर हम देखते हैं इन्फिनिटेसिमल और फाइनाइट यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो ये क्योंकि एसेंशियल है इनवेरिएंस प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि ये वर्ड इन्फिनिटेसिमल है, तो इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता है बहुत स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल। जो आपके पास क्वांटिटी है उसको आप इन्फिनिटेसिमल कहते हैं, इतनी स्मॉल कि जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ये है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्टेट वेक्टर साई है और एक ऑपरेटर ए है। और ये जो दोनों ही हैं इनमें ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं ड्यू टू द इन्फिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। तो ये आपके पास होता है आइडेंटिटी आई प्लस आयोटा एप्सिलॉन जी ऑपरेटर के बराबर। यहाँ पर ये जो जी ऑपरेटर है दिस इज द जनरेटर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैल्यू जो है इस आयोटा एप्सिलॉन जी की ये बहुत कम है क्योंकि बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है ये यू जो है। तो अब हम जब साई के ऊपर इसको ऑपरेट करवाते हैं तो ये हमारे पास बनती है आई प्लस आयोटा एप्सिलॉन जी और साई स्टेट। और यहाँ से आप देखें कि आई की वजह से तो ये साई एज इट इज आ जाता है, जबकि ये जी साई जो है ये आपको देती है डेल्टा साई। डेल्टा साई जो है ये आपके पास वेरी स्मॉल ट्रांसलेशन है या वेरी स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेटर के नतीजे में आई है। इसी तरीके से अगर ऑपरेटर ए पर इसको अप्लाई करते हैं हम, तो दिस विल बी द u then a and then this will be u dagger। यानी यही वाला जो u हमने लिया है ये 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन g होता है जब हम इसको सिंपली u लेंगे। और जब हम इसको u dagger की फॉर्म में ले लेंगे यानी इसके ऊपर अगर मैं एक dagger डाल दूं तो दैट विल बी इक्वल टू ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास जो चीज़ है ना ये बनी हुई है u।
देन आपने डाला ए ऑपरेटर, जैसे हम यूनिटरी ऑपरेटर्स वाले लेते थे, और फिर आपने यू लिया और ये यू डैगर। तो जैसे आपके पास यूनिटरी ऑपरेटर्स को आप अप्लाई करने का तरीका होता है, यू इंटू यू इनवर्स भी ले सकते हैं, यू यू डैगर ए भी ले सकते हैं। तो ये वो आपने पुट किया, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स इक्वल टू ए प्लस आयोटा एप्सिलॉन जी ए। ये कैसे आता है, क्योंकि अब हमारे पास ये बन जाएगा जी यू, और फिर आ जाएगा यू डैगर, और फिर इसके बाहर आएगा ए। हम इन वैल्यूज को लिखेंगे इसमें, आयोटा प्लस आयो सॉरी आइडेंटिटी प्लस आयोटा एप्सिलॉन जी, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आई जो है वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे फिर इसके साथ होगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म कि आपके पास आएगा जी ए ऑपरेटर इस आई की मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में, उसके बाद आपके पास आएगा जी ए की फॉर्म में ये, और उसके बाद आएगा माइनस आई ए जी की फॉर्म में, और फिर उसके बाद आप जब देखेंगे तो आपके पास ये बनेगा जी माइनस आयोटा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और जी स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी वेरी स्मॉल है, तो जब इसका स्क्वायर आता है तो ये और स्मॉल हो जाती है, तो फिर हम ये लास्ट जो हमारे पास क्वांटिटी होगी उसको निगलेक्ट कर देंगे, और हमारे पास ये सिर्फ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन और जी जो है ये पैरामीटर और जनरेटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। जी जो है स्पेशली जनरेटर के लिए हमने यूज किया हुआ है। अब दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हम इस इन्फिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की देख लेते हैं टाइम और स्पेस के हिसाब से। जब टाइम ट्रांसलेशन लेते हैं तो ये जो जनरेटर है ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है, हैमिल्टोनियन बाय एच कट की फॉर्म में। और जब हम यू लेते हैं फिर तो हम जी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं आई प्लस आयोटा, और क्योंकि यहाँ पर आना था एप्सिलॉन जी, और उसकी बजाय एप्सिलॉन की बजाय हमने कर्ली टी ले ली है, तो हमारे पास आ गया आयोटा ओवर एच कट कर्ली टी इंटू एच, जी की वैल्यू हमने पुट कर दी, और स्टेट वेक्टर पर ये अप्लाई हुआ तो स्टेट वेक्टर हमारे पास आ गया साई टी प्लस आयोटा ओवर एच कट कर्ली टी और एच साई टी। एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली साई ओवर कर्ली टी, ये हमें पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर से कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है दिस इज इक्वल टू आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली टी। तो वो हम इस पर अप्लाई करते हैं जब, तो हमारे पास बन जाती है साई टी माइनस कर्ली टी कर्ली साई ओवर कर्ली टी, क्योंकि जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, और एच कट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा कर्ली साई ओवर कर्ली टी, और कर्ली टी ऑलरेडी एक साथ में मौजूद है, सॉरी डेल्टा टी हमारे पास मौजूद है। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास है जी साई माइनस साई और देन टी माइनस डेल्टा टी। ये टी माइनस डेल्टा टी जो है ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इसकी जो टेलर एक्सपेंशन है वो इसकी इक्वल बनती है कि साई टी लेते हैं फिर आप माइनस डेल्टा टी, और फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं आप साई का। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन ऑफ साई टी माइनस डेल्टा टी, और ये अब हमें पता चल गया है कि जब हम अप्लाई करते हैं इन्फिनिटेसिमली यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर फॉर टाइम ट्रांसलेशन, तो हमारे पास उसके नतीजे में ये स्टेट फंक्शन जनरेट होता है जो कि हमें टाइम ट्रांसलेशन दे रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी। तो ये जो हैमिल्टोनियन है इट इज दस द जनरेटर ऑफ इन्फिनिटेसिमल टाइम ट्रांसलेशन, जिसमें हमने जी की बजाय लिखा आयोटा ओवर एच कट और एच, और साथ में हमने ई की बजाय लिखा एप्सिलॉन की बजाय लिखा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फिर जो हैमिल्टोनियन बन जाएगा दिस विल बी द जनरेटर ऑफ इन्फिनिटेसिमल टाइम ट्रांसलेशन। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि जो स्टेट फंक्शन है उसकी शेप पर सब रहती है, और इसकी ओवरऑल जो शेप है इट इज मेरली ट्रांसलेटेड इन टाइम डेल्टा टी। इसी तरीके से अब हम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ट्रांसलेशनल की बात कर लेते हैं, तो अब हमारे पास ये जो जनरेटर है दिस विल बी इक्वल टू पी एक्स ओवर एच कट, क्योंकि पी एक्स जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर है जो कि हमें स्पेस की ट्रांसलेशन देगा। अब u एप्सिलॉन पी एक्स विल बी इक्वल टू आई प्लस आयोटा ओवर एच कट एप्सिलॉन पी एक्स आ जाएगा, क्योंकि g की बजाय हमने इसको पुट किया है, और साई अब हमारे पास साई एक्स आ गया। इस पर जब अप्लाई करते हैं इसको तो साई एक्स प्लस आयोटा ओवर एच कट एप्सिलॉन पी एक्स साई एक्स बन जाता है। यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स के बराबर है, तो जब हम इसको पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन बन जाती है साई एक्स प्लस एप्सिलॉन की। तो क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आता है साई एक्स, देन आयोटा और आयोटा विल माइनस आयोटा, और आयोटा आपको दे देगी प्लस, और देन आपके पास आएगा एप्सिलॉन, एच कट और एच कट माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कर्ली साई और कर्ली एक्स रह जाएगा, ये मतलब आपके पास
रिलेशनशिप बन जाएगा पी की वैल्यू पुट करने के बाद। तो विच इज द फर्स्ट ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन साई एक्स प्लस ई। तो यहाँ पर ये साई एक्स प्लस एक्सपोनेंट सॉरी एप्सिलॉन कर ली साई ओवर कर ली एक्स जो है विच इज नियरली इक्वल टू साई एक्स प्लस ई, दिस इज द स्पेस ट्रांसलेशन। यहाँ पर यू पी एक्स जो है ये हमारे पास वेव फंक्शन की तरह एक्ट कर ये वेव फंक्शन पर एक्ट करता है और इसको स्पेशली ट्रांसलेट कर देता है बाय एन अमाउंट ऑफ एप्सिलॉन। तो अगर हम यूज़ करें यहाँ x और p के कम्यूटिंग ब्रैकेट को जो कि आयोटाइज कट के बराबर है और उन वैल्यूज़ को ले लें हम और हम देखें कि किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म करता है x को पोजीशन वेक्टर को, तो हम इस इन्फिनिटेसिमल स्पेस ट्रांसलेशन के जो यूनिटरी ऑपरेटर है उसको फिर x को और फिर उसके डैगर को यानी उसके कॉन्जुगेट को लेंगे और इसके नतीजे में हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू x आयोटा आई आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर और प्लस आयोटा ओवर एच कट और एप्सिलॉन आ जाएगा और फिर हमारे पास आएगा पी एक्स इंटू ये x है, पी एक्स और x की कम्यूटिंग ब्रैकेट आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो पी एक्स और एक्स का आंसर होता है आयोटा एच का। जब हम इसको पुट करेंगे तो वी विल लेफ्ट विद एक्स प्लस ई विच इज द ट्रांसलेशन स्पेस ट्रांसलेशन बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं 98 और 99 वाले ये शो करते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है इट इज़ अ जनरेटर ऑफ इन्फिनिटेसिमल स्पेशल ट्रांसलेशन। ये इन्फिनिटेसिमल स्पेशल ट्रांसलेशन प्रोड्यूस करता है। अब हम दूसरी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं जो कि हैं फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट वो होती हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते और वो वेरी बिग होती हैं। इन्फिनिटेसिमल वो होती हैं जो बहुत छोटी हैं और उनको हम काउंट नहीं कर सकते। और फाइनाइट यूनिट ट्रांसफॉर्मेशंस जो होंगी जो हम जिनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या जिनको हम जो है काउंट कर सकते हैं। तो इनको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं बाय परफॉर्मिंग अ सक्सेशन ऑफ इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम बहुत सारी इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस को फॉर्म करते हैं परफॉर्म करते हैं तो उसके नतीजे में हमें फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर हम एक सिंगल इन्फिनिटेसिमल टाइम ट्रांसलेशन को n टाइम्स के लिए इन द स्टेप टॉ बाय n जो है वो परफॉर्म करवाएं तो हमें फाइनाइट टाइम ट्रांसलेशन मिल जाएगी। ये देखें हमने लिमिट अप्लाई की है n टू इन्फिनिटी और ये हमारे पास प्रोडक्ट का है यानी हम वन प्लस आई प्लस आयोटा ओवर एच का टॉ ओवर एन इंटू एच को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम ये काम करते हैं तो ये n की पावर आ जाती है और इस तरह की जो सीरीज को हम ओपन करेंगे n की वैल्यू को 1 2 3 4 पुट करके तो हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस एक दफ़ा इसकी फर्स्ट पावर फिर स्क्वायर आएगी फिर क्यूब आएगी 3 आएगी और साथ में फैक्टोरियल्स आते जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्सपोनेंशियल की टर्म। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल की सीरीज के बराबर होगा ये। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन जो है दिस इज अ जनरेटर ऑफ फाइनाइट टाइम ट्रांसलेशन और हमें देख लेना चाहिए यहाँ कि ये जो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है ये रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को जहाँ पर एच जो है इट इज द जनरेटर ऑफ टाइम ट्रांसलेशन यानी यूनिटरी ऑपरेटर को हम करेंगे यूज। तो अब यहाँ पर जो ये यू टॉ यानी टाइम यूनिटरी फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम वाली है इसके नतीजे में हमें मिलता है एक्सपोनेंशियल आयोटा ओवर एच कट क्योंकि ये इसके बराबर है और इसके रिजल्ट के तौर पर जब हम इसको खोलेंगे एक्सपोनेंशियल को तो हमें मिलेगी टाइम ट्रांसलेशन टी माइनस टॉ। यहाँ पर ये टाइम ट्रांसलेशन है आपके स्टेट फंक्शन की। इसी तरीके से अगर हम यू ए पी को ले लें पोजीशन वेक्टर के हिसाब से अपना स्पेस ट्रांसलेशन का यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन यानी फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्पेस ट्रांसलेशन तो ये हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ए टी ओवर एच कट। तो अब इसके हिसाब से जो ट्रांसलेशन हमारे पास बनेगी दैट विल बी इक्वल टू साई आर प्लस ए यानी जैसे हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा ओवर एच का टी एच किया है ऐसे ही आयोटा ओवर एच का ए डॉट बी है जहाँ पर ए जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर के हिसाब से एक्स हम ले सकते हैं एक्स डॉट बी हमारे पास आर प्लस ए आ जाता है। तो अगर हम अब कैलकुलेट करना चाहें कि ट्रांसफॉर्म पोजीशन वेक्टर ऑपरेटर आर प्राइम जो है वो कैसा होगा तो फिर हम उसको इस हिसाब से देख लेते हैं। जब हम किसी ऑपरेटर ए को लेते हैं जो कि यूनिट फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ऑपरेट हुआ होता है या तो जैसे हमने लिया यू देन ए देन यू इनवर्स तो ये हमारे पास रिजल्ट जैसे आता है ना वो आता है ए
ए ऑपरेटर प्लस आयोटा अल्फा जी ए, फिर उसके बाद उसकी स्क्वायर की टर्म, फिर क्यूब की टर्म्स और ऐसे सो ऑन। तो यही अगर हम अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा ओवर स्क्वायर ए डॉट पी पर, तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, आयोटा ओवर स्क्वायर ए डॉट पी आर एंड देन माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर ए पी। तो ये बनेगा जी, पहले आपके पास आर आएगा, ठीक है जी, उसके बाद प्लस आयोटा ओवर स्क्वायर और आपके पास आएगा ए पी और इसका कम्यूटिंग ब्रैकेट आर के साथ, और फिर आपके पास स्क्वायर और क्यूब की टर्म्स आएंगी जो कि हम निगलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू आर प्लस ए। ये आर है, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे कम्यूटिंग ब्रैकेट को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ए डॉट पी आर का, वो आएगा माइनस आयोटा एच कट ए, और ये माइनस आयोटा एच कट ए आपको दे देगा सिंपल ए, क्योंकि माइनस आयोटा आप और आयोटा ऐड होकर आपको प्लस दे देंगे, और एच कट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह गया ए। तो आर प्लस ए आ गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो आपके पास स्पेस स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो आपको मिली है आर प्लस ए के, मतलब बाय फैक्टर ए जो है आपके पास, जो स्टेट वेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है स्पेस में। तो बाकी जो है इसमें कम्यूटिंग ब्रैकेट्स आप जब देखेंगे, तो ए डॉट पी और फिर ए डॉट पी और ये सब कुछ ज़ीरो आएगा, और लीनियर मोमेंटम जो है उसमें हम एक्सपोनेंशियल आयोटा ए पी बाय एच कट को कहेंगे जनरेटर ऑफ फाइनाइट ट्रांसलेशनल स्पेशल ट्रांसलेशन। अब इसके हिसाब से जब हम सिमेट्रीज और कंजर्वेशन लॉज को देखते हैं, हमने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस को देख लिया, और अब हम इनको अप्लाई करेंगे सिमेट्रीज और कंजर्वेशन लॉज पर। तो फिर हम देखते हैं कि we want to show here that every invariance principle of H is connected with the conservation law। कि जितनी भी हम invariance principles को देखते हैं तो उसके नतीजे में कोई ना कोई conservation law ही जनरेट होता है। तो अगर हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा जी के साथ, तो ये हमारे पास बनता है एच प्लस आयोटा अल्फा जी एच, देन जी इंटू जी एच, देन जी इंटू जी इंटू जी एच। तो ये हर टर्म सारी हम जो है हमारे पास जीरो हो जाती है, और अगर हम कहते हैं कि एच जो है वो कम्यूट करता है जी के साथ, तो इसका मतलब है कि इट विल ऑल्सो कम्यूट विद द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन यू अल्फा, तो विच इज एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा जी। तो इस केस में दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिलते हैं। पहला ये है कि एक देयर इज एन इनवेरिएंट प्रिंसिपल, कि हैमिल्टनियन जो है इट इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन यू अल्फा। तो अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास एच ही आ जाता है, यानी ये हार्मिशन है अगर, या ये कम्यूट करता है इसके साथ एच यू, जी और एच का अगर हम कम्यूटिंग ब्रैकेट लेते हैं, यानी जी एच माइनस एच जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये अगर आपके पास एच जी है तो दिस विल बी इक्वल टू जी एच, तो जी हमारे पास इस साइड पर आ जाएगा, और ये आप देखें माइनस और प्लस वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एच बच जाएगा। सेकेंडली हम कहते हैं कि आपके पास जो जी है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली, ये टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता, यानी डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। तो देयर इज कंजर्वेशन लॉ। अब क्या होगा, हम जब इस कंजर्वेशन लॉ में इसको पुट करते हैं तो जी और एच जीरो आ जाता है, उसके बाद ये वाला फैक्टर भी जीरो आ जाता है, तो डी जी ओवर टी टी विल बी इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब है कि जी जो है वो कंजर्व है, और आपके पास जी जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जब भी हैमिल्टोनियन जो है इट इज इनवेरिएंट अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो जनरेटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कंजर्व रहेगा, यानी हर इनवेरिएंट सिमेट्री ऑफ हैमिल्टोनियन के लिए एक कंजर्वेशन लॉस जरूर होगा। अब ये कंजर्वेशन लॉस कौन कौन से हो सकते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो सकते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हो सकते हैं। तो दो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस जो हम देख रहे हैं, विच इज corresponding to the invariance of Hamiltonian of isolated system with respect to time translation and with respect to space translation। ये मतलब स्पेस ट्रांसलेशन और टाइम ट्रांसलेशन दोनों के नतीजे में क्वांटिटीज जो है वो कंजर्व रहने वाली हैं। पहले हम टाइम ट्रांसलेशन को ले लेते हैं, और हम देखते हैं कि जब टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियंस जो हैं उनकी केस में टाइम ट्रांसलेशंस जनरेट होती हैं बाय द एवोल्यूशन ऑपरेटर यू टी टी नॉट, तो फिर एच जो है इट कम्यूट्स विद द जनरेटर ऑफ टाइम ट्रांसलेशन, जिसका मतलब क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट है टाइम ट्रांसलेशन के, और ये एच जो है इट इज इनवेरिएंट अंडर द टाइम ट्रांसलेशन, और जो एनर्जी होगी आइसोलेटेड सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी।
अब अगर ये जो सिस्टम है इट इज इनवेरिएंट अंडर टाइम ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टाइम होमोजेनिटी की सिमेट्री होगी। देयर इज अ सिमेट्री ऑफ टाइम होमोजेनिटी, यानी टाइम में आपके पास सिमेट्री एक जैसी रहेगी। टाइम होमोजेनिटी इंप्लाई करती है कि अगर आप स्टेट को टाइम के साथ डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी t माइनस टॉ लिख देते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक साइटा साइटी एंड इट सेटिस्फाई द श्रोडिंगर इक्वेशन। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास पेश ट्रांसलेशन के हिसाब से है, और उसमें हम कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है यू ए पी, जिसमें एक्सपोनेंशियल आयोटा ए पी ओवर एच कट लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम पर, जब होती है ये ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर लीनियर मोमेंटम जो है इट विल बी इनवेरिएंट अंडर दिस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, और जो पोजीशन ऑपरेटर होगा दिस विल ट्रांसफॉर्म एज p प्राइम से p और r प्राइम से r प्लस r हो गया। तो अब हैमिल्टोनियन जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स। जब हमारे पास फ्री पार्टिकल होगा तो इसका मतलब है ये लीनियर मोमेंटम से करेगा कम्यूट, तो इसके कम्यूट करने से जो हैमिल्टोनियन है इट विल बी इनवेरिएंट अंडर स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अब ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे में भी हैमिल्टोनियन कंजर्व रहेगा। और उसको जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास फिर इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाते हैं और एच हमारे पास एज इट इज आ जाता है, तो एच पी जीरो है। और सिमिलरली जो लीनियर मोमेंटम है इट डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, तो फिर जब हम अपनी कांस्टेंट ऑफ मोशन वाली क्वेश्चन लगाते हैं तो पी एच का फैक्टर जीरो हो गया, कर्ली पी ओवर कर्ली टी का फैक्टर जीरो हो गया, और डी पी बाई डी टी आ गया जीरो के बराबर, जिसका मतलब है कि मोमेंटम इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो हैमिल्टोनियन क्योंकि इनवेरिएंट है अंडर स्पेस ट्रांसलेशन के, और लीनियर मोमेंटम जो है इट विल बी कंजर्व्ड। और आप मोर जनरल केस में कह सकते हैं कि जब आपके पास लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट ऑफ मोशन है इट इज प्रोवाइडेड बाय द आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब तो इस केस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो इनवेरिएंस ऑफ द सिस्टम अंडर स्पेशल ट्रांसलेशन मींस कि जो सिमेट्री है उसमें स्पेशल होमोजेनिटी है, जैसे पहले टाइम होमोजेनिटी थी उसके कांस्टेंट ऑफ मोशन होने की वजह से, अब ये स्पेशल होमोजेनिटी है, यानी homogeneity of the space implies that the specially displaced wave function it will be much like psi r। जैसे आपके पास टाइमली डिस्प्लेस्ड वेव फंक्शन जो था वो आपके पास बिल्कुल इक्वल था साई के, तो इसी तरीके से यहाँ पर स्पेशली डिस्प्लेस्ड वेव फंक्शन आर प्लस ए वाला जो है इट इज मच लाइक साई आर विच सेटिस्फाइज सच श्रोडिंगर इक्वेशन। तो सिमेट्री जो है टाइम होमोजेनिटी की उसके नतीजे में हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिलती है, और सिमेट्री जो है स्पेस होमोजेनिटी की उसके नतीजे में हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलता है। और जब हम देखेंगे कि अगर आपके पास सिमेट्री हो रोटेशनल मोशन की तो फिर हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी मिलेगा, यानी आपका हैमिल्टोनियन अगर इनवेरिएंट रहे विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल स्पेस रोटेशन। अब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस जो है इनके साथ साथ टाइम ट्रांसलेशन और स्पेस ट्रांसलेशंस इसमें हमें कॉन्टिन्यूस मिलती हैं। तो लेकिन हम अब डिस्क्रीट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस को भी ले सकते हैं, और डिस्क्रीट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? पैरिटी। पैरिटी जो है ये कंसिस्ट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके नतीजे में हमें इन्वर्जन या फिर रिफ्लेक्शन मिल जाती है थ्रू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमारे पास जो स्टेट फंक्शन है वो या तो इन्वर्ट हो जाता है या वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी पी साई इज इक्वल टू साई माइनस आर। ये जो क्वेरिटी ऑपरेटर है इफ इट कम्यूट्स विद एच तो ये भी हो जाएगा कंजर्व, और इसको हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो इन दिस केस हैमिल्टोनियन और पैरिटी ऑपरेटर हैव साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स, इनकी एक जैसी आइगन स्टेट्स होंगी, यानी जो वेव फंक्शन होगा पार्टिकल का जो भी मूव कर रहा है किसी सिमेट्रिक पोटेंशियल में, तो उसकी डेफिनेट पैरिटीज होंगी। तो यहाँ पर या तो सिर्फ इवन पैरिटीज होंगी या फिर ऑड होंगी, तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट पैरिटी, मिक्स नहीं होंगी। तो इसी तरीके से वी कैन सर्टेन दैट पैरिटी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। जो पैरिटी है इट इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन।